गुड मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। भारतीय वाईपीसीएस क्लास में आपका स्वागत है। मैं राजेश कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ आरएस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और पीएसआई सिलेबस को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज क्लासेस। दोस्तों, हमारी जो क्लासेस चल रही थी उसमें हमने राजस्थान क्लास संस्कृत देखी, राजस्थान पॉलिटी देखी और दर्शन शास्त्र, ये 3 क्लासें हमारी चल रही है। आगे हो सकता है हम क्लासों को बढ़ाएं अदर सब्जेक्ट की, जैसे राजस्थान ज्योग्राफी क्लास भी स्टार्ट होगी, इंडिया पॉलिटिक्स स्टार्ट होगी और इंडिया कल्चर, इंडिया इंडिया हिस्ट्री, ये सब क्लासेस स्टार्ट होगी। तो धीरे धीरे हम वैसे सब्जेक्ट को बढ़ाते जाएंगे। जिस प्रकार 3 सब्जेक्ट चल रही है उसी प्रकार हम आने वाले टाइम में 4 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट, जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम संपूर्ण सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज सिलेबस को ध्यान में रखते हुए क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो क्लास संस्कृत का मैटर था, उसमें क्लास संस्कृत में हमने पढ़ा था सबसे पहले आभूषण, फिर पढ़ा था हमने चित्रकला और फिर जो राजस्थान की हस्तकला उसके बारे में देखा था। तो हमारे जो अगला जो पॉइंट है अपना जो हस्तकला में, वो है धातु हस्तकला चल रहा था अपना। तो धातु हस्तकला में हमने पढ़ लिया था सोने से बनी, जो भी धातु से निर्मित जो भी कलाकारी की जाती है धातु से निर्मित वस्तुओं पर या धातु के द्वारा, उनके बारे में पढ़ा था। तो आज पढ़ेंगे हम जो लोहे के औजार हैं वो, यानी ये भी धातु कला से संबंधित है, पर लोहे के औजार कहाँ बनाए जाते हैं और कहाँ की प्रसिद्ध है। इस प्रकार कुछ आज का टॉपिक है वो हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में फिर हमारी जो होगा अगला टॉपिक वो होगा साहित्य। तो आज इससे जो राजस्थान हस्तकला को इसको कंप्लीट कर लेते हैं और फिर हम कल अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे लोहे के औजार, धातु हस्तकला। धातु हस्तकला में ये हमारा चल रहा था धातु हस्तकला, जो कि राजस्थान हस्तकला में है। अब देखेंगे हम लोहे के औजार। लोहे के औजार कहाँ के प्रसिद्ध है? नागौर के। कुछ कुछ पॉइंट वो लिखने हैं बस। लोहे के औजार ये कहाँ के प्रसिद्ध है? नागौर के। लोहे के औजार कहाँ के प्रसिद्ध है? नागौर के। लेकिन जो कृषि के यंत्र है वो भी तो लोहे से निर्मित होते हैं ना। कृषि के यंत्र, जो कृषि के औजार है वो कहाँ के प्रसिद्ध है? तो गजसिंहपुरा गंगानगर के वो प्रसिद्ध है। नोट लगा कर लिख लो, नोट। कृषि के यंत्र गजसिंहपुरा गंगानगर के प्रसिद्ध है। पूरा गंगानगर, गंगानगर के प्रसिद्ध है। उसके बाद में देखते हैं बादला, जो कि एक जस्ते से निर्मित धातु का एक बर्तन होता है, पानी भरने का बर्तन होता है। वो कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। किससे निर्मित होता है? जस्ते से निर्मित होता है। तो देखते हैं बादला, ये कहाँ का प्रसिद्ध है? बादला ये जोधपुर का प्रसिद्ध है। बादला जोधपुर का प्रसिद्ध है। इसमें क्या है? तो जो बादला होता है ये किससे बनता है? तो ये जस्ते से बनाया जाता है, यानी जस्ते जस्ते से निर्मित एक बोतल होती है। पढ़ते हैं ना हम खनिजों में, शीशा जस्ता वो पढ़ते हैं ना, तो जस्ता होता है उससे ये निर्मित होता है, उससे ये बनाया जाता है। तो जस्ते से निर्मित एक जलपात्र होता है, जस्ते से निर्मित, जस्ते से निर्मित एक जलपात्र। जलपात्र होता है क्या? उन बादला, बादला क्या होता है? ये कि पानी का बर्तन होता है, जलपात्र होता है। वो किससे बनाया जाता है? जस्ते से। किससे? जस्ते से बनाया जाता है। या फिर ऐसे ही बोल सकते हो कि ठंडे पानी रखने के लिए जो बर्तन बनाया जाता है जस्ते से, वो बादला होता है। तो ठंडे पानी के लिए, ठंडे पानी रखने के लिए
पानी को ठंडा रखने के लिए बनाया जाता है क्या, बादला। उसके बाद में देखते हैं हम, और हाँ, ये जो बादला इसे क्या कहते हैं, मारवाड़ का फ्रिज कहते हैं। मारवाड़ का फ्रिज लिख लो, क्या कहते हैं इसे, मारवाड़ का फ्रिज। मारवाड़ का फ्रिज कहते हैं किसे, बादला क्या कहते हैं, मारवाड़ का फ्रिज। और जस्ते से निर्मित मूर्तियां, ये कहाँ की प्रसिद्ध है, जस्ते से निर्मित मूर्तियां भी जोधपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की, जोधपुर की। लेकिन हमने कई बार देखा है कि वो कुपीसा होता है, कुपीसा होता है, पानी बढ़ने का पीते हैं मुझसे, जिसे डिवड़ी बोलते हैं। तो वो किसका बना होता है, डिवड़ी किसका बना होता है, वो चमड़े का बना होता है। उसे क्या बोलते हैं, कूपी कोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कूपी कोप। तो ये रहा बादला के बारे में। अब देखते हैं लाख हस्तकला, लाख हस्तकला। इसके बाद में देख लेते हैं लाख हस्तकला। लाख, लाख जानते ना आप, जो चूड़ियां होती है वो किनकी बनी होती है, चूड़े वो लाख के बने होते हैं। किनके, लाख के। ये कहाँ के प्रसिद्ध है, तो लाख की चूड़ियां जयपुर और जोधपुर की प्रसिद्ध है, जयपुर और जोधपुर की। लाख की चूड़ियां जयपुर और जोधपुर की प्रसिद्ध है। जयपुर और जोधपुर की प्रसिद्ध है क्या, लाख की चूड़ियां। अब लाख का चूड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, लाख का चूड़ा बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मोखड़ी। क्या कहते हैं, मोखड़ी। ये लिख लो, लाख के चूड़े को मोखड़ी कहते हैं। अरे जब शादी होती है तब ले जाते हैं ना, दुल्हन के लिए ले जाते हैं ना वो चूड़ियां, लाल लाल कलर की चूड़ियां, वो भी किससे होती है, वो लाख से। अरे बारात में नाचते घूमते हैं गाते हैं, और दूल्हा बैठा रहता है घोड़ी पर, सॉरी, दूल्हा बैठा रहता है घोड़ी पर, बाराती नाचते हैं झूमते हैं, कब नागिन का डांस चलता है, कब आए हम बाराती चलते हैं। तो वो सब किसके लिए होता है, वो सब दुल्हन को लाने के लिए होता है। किसको लाने के लिए, दुल्हन को लाने के लिए होता है। तो उसी वक्त हमें जब दूल्हा दुल्हन को लेने जाता है, बारात लेके जाता है, तो वहां भी वो क्या लेके जाता है, लाख की चूड़ियां। किसको पहनाने के लिए, दुल्हन को पहनाने के लिए, आए हम बाराती बारात लेके, इस तरह। तो ये लाख की चूड़ियां, इन लाख का जो चूड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, मोखड़ी कहते हैं। इसके प्रमुख कलाकार कौन है, कलाकार। तो आपको पता है कि जो मणियारा होता है, जो लखेरा होता है, ये इसके क्या होते हैं, कलाकार होते हैं। कलाकार मणियारा या लखेरा। मणिहारा या लखेरा, ये इनके क्या होते हैं, प्रमुख कलाकार होते हैं। किसके, चूड़ा के। जो चूड़ा बनाते हैं ना, चूड़ा चूड़िया कौन बनाते हैं, या तो मणियारा बनाता है या फिर लखेरा जाति के जो लोग हैं वो बनाते हैं। अब जो प्रमुख कलाकार है उसका क्या नाम है, जो प्रमुख कलाकार है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है अय्याज मोहम्मद। प्रमुख कलाकार, ये लिख लो, प्रमुख कलाकार। प्रमुख कलाकार अय्याज मोहम्मद। अय्याज मोहम्मद, क्या नाम है उसका, अय्याज मोहम्मद। इसके बाद में देखते हैं और क्या। अब जो लाख के आभूषण होते हैं, ये तो लाख के चूड़ा चूड़ियां हो गई, लेकिन लाख के आभूषण कहाँ के प्रसिद्ध है, तो नोट लगाकर लिखो, लाख के आभूषण उदयपुर के प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है, उदयपुर के। नोट लगा के लिख लो,
लाख्य आभूषण, लाख्य आभूषण उदयपुर के प्रसिद्ध। कहाँ के प्रसिद्ध है? उदयपुर के। तो ये रहा लाख। अब देखते हैं तलवार बनाना। तलवार कहाँ की प्रसिद्ध है? अभी हम देखेंगे तलवार के बारे में। तो ये लिख लो आप। अब देखते हैं तलवार बनाना। तलवार बनाना। तलवार बनाना। तलवार बनाना। अब तलवार कहाँ की प्रसिद्ध है? यही देखेंगे हम। तो तलवार सिरोही, अलवर और उदयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की? सिरोही, सिरोही की प्रसिद्ध है, अलवर की प्रसिद्ध है और उदयपुर की प्रसिद्ध है। सिरोही और अलवर, सिरोही अलवर और उदयपुर की प्रसिद्ध है क्या? तलवार। तलवार कहां पर बनाई जाती है ज्यादा? सिरोही, अलवर और उदयपुर पर। अब देखते हैं तीर कमान बनाना। तीर कमान बनाना। तीर कमान। ये कहाँ के प्रसिद्ध है? तो आपको पता है कि तीर कमान किसके द्वारा चलाए जाते हैं? जो आदिवासी जनजाति होती है, जो भील जनजाति होती है, भील, उनके द्वारा तीर कमान का प्रयोग किया जाता है। तो तीर कमान कहाँ के प्रसिद्ध है? तो चंदू जी का गढ़ा बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है और बोडीगामा डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। चंदू जी का गढ़ा बांसवाड़ा। हाँ, ये बांसवाड़ा। और बोडीगामा वो कहाँ है? डूंगरपुर में। ये कहा है? डूंगरपुर में। तो यहाँ का क्या है? तीर कमान प्रसिद्ध है। अब इसके बाद में देखते हैं हम ओका नौका गुणा। ये क्या होता है? तो ये गोबर से निर्मित वो उपकरण होता है जिसको विशेष तौर से चेचक रोग में काम में लिया जाता है। ओका नौका गुणा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओका नौका गुणा क्या है? गोबर से निर्मित, जिसे विशेषकर चेचक रोग में, ये चेचक रोग के लिए बनाया जाता है। लिखो इसमें, गोबर से निर्मित अलंकरण होता है, गोबर से निर्मित अलंकरण जिसे विशेष तौर पर चेचक रोग के लिए बनाया जाता है। चेचक रोग के लिए बनाया जाता है। ये होता है ओका नौका गुणा। अब बटेवड़े, इसके बाद में देखते हैं बटेवड़े। तो बटेवड़े जिसे बिठोड़ा थापड़ा बोलते हैं, वो किससे निर्मित होते हैं? तो बटेवड़े गोबर से निर्मित होते हैं। बटेवड़े जो किससे बनाए जाते हैं? गोबर से। बटेवड़े, या जिसे वो बोलते हैं बिठोड़ा बोलते हैं, थापड़ा बोलते हैं, बिठोड़ा या थापड़ा।
या थापड़ा किससे निर्मित होते हैं ये गोबर से निर्मित होते हैं। या गोबर को, जो गोबर होता है ये गोबर से बनाए जाते हैं, जो कि वर्षा के बचाव के लिए होते हैं। गोबर से निर्मित होता है ना, गाय का गोबर, भैंस का गोबर, उनसे बनाए जाते हैं। जो गांव में लोग रहते हैं, जो गांव की महिलाएं हैं, वो आसानी से जानती है इसके बारे में, क्योंकि वो तो बनाती है। लेकिन जो सिटी के लोग हैं, जो शहरीकरण, जो शहरी लोग हैं, उनको थोड़ा सा कम नॉलेज होता है। लेकिन गाँव में बहुत ज्यादा जानते हैं इसको, कि बटेवड़े क्या होते हैं, खापड़ा क्या होता है, किस काम में आता है और कैसे बनाए जाते हैं, उन सबको इसकी पूरी रूप से जानकारी होती है। बटेवड़े गोबर से निर्मित होते हैं। गोबर से निर्मित, गोबर से निर्मित होते हैं, जो वर्षा के बचाव के लिए बनाए जाते हैं। यानी जो बरसात होती है ना, उससे बचाव के लिए बनाए जाते हैं, गोबर से निर्मित होते हैं। और इसके ही जो बटेवड़े होते हैं, उसमें उपले, छाने, कंडे, थापड़े, ये सब होते हैं ना, इनको क्या करते हैं, इनको एक जगह, जो जो थापड़े होती है, ये छाने कंडे होते हैं, गोबर के उपले होते हैं, उपले, उन सबको एक जगह रखकर फिर उनके ऊपर गोबर से क्या करते हैं, लेप करते हैं, यानी उसका कवर बनाते हैं गोबर के द्वारा। तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बटेवड़े, जो कि वर्षा के बचाव के लिए बनाए जाते हैं। तो इसमें लिख लो, उपले, छाने, कंडे या कंडों को एक जगह रखकर उनके ऊपर गोबर के द्वारा एक कवर बनाया जाता है, जिसे कहते हैं बटेवड़े। वर्षा से बचाने के लिए एक कवर के रूप में लेप किया जाता है। किया जाता है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बटेवड़े। यानी उन सबको एक जगह रखकर उसके ऊपर क्या कर दिया जाता है, गोबर का लेप कर दिया जाता है, ताकि बरसात का पानी से वो गीले ना हो सके। तो उसे कहते हैं बटेवड़े। इसके बाद में देखते हैं हम हीड़। हीड़ क्या होती है? तो हीड़ होती है मिट्टी से निर्मित बर्तन। क्या होते हैं? जो बर्तन होते हैं मिट्टी के बनाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, हीड़ कहते हैं। ये अपनी नोटबुक में उतार लो, फिर अगले पेज पे देखते हैं। हीड़, हीड़, ये क्या है? तो मिट्टी से निर्मित बर्तन। निर्मित बर्तन। हीड़ क्या है? मिट्टी से निर्मित बर्तन। जैसे जो दीपावली का त्योहार होता है, उसके ऊपर जो छोटे छोटे दिए बनाए जाते हैं, वो किससे बनाए जाते हैं? मिट्टी से बनाए जाते हैं। तो मिट्टी से जो वस्तुएं बनती है, उसे क्या कहते हैं? हीड़ कहते हैं। इसके बाद में देखते हैं बिल। बिल क्या होता है? ये क्या है? बिल। तो बिल क्या होता है?
तो मिट्टी से जब निर्मित ऐसी आकृति यानी महल नुमा आकृति जिसमें क्या रखी जाती है, वस्तुएं रखी जाती है, उसे क्या कहते हैं, बिल कहते हैं। क्या कहते हैं, बिल। बिल होता है ना, बिल, उसे कहते हैं बिल। तो मिट्टी से निर्मित ऐसी वस्तु, एक महल जैसी आकृति होती है जिसमें क्या रखी जाती है, वस्तुएं रखी जाती है, उसे क्या कहते हैं, बिल कहते हैं। मिट्टी से निर्मित एक महल जैसी आकृति जिसमें वस्तुएं रखी जाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बिल। बिल, बिल है व्हील। व्हील वो होता है गाड़ी का पहिया, वो नहीं है। बिल होता है बिल मिट्टी में। जैसे अब जो चूहे होते हैं वो बिल बनाते हैं ना, उसके अंदर भी क्या चूहे अपनी वस्तुएं रखते हैं। लेकिन जैसे एक मिट्टी से निर्मित एक महल जैसी आकृति होती है जिसमें हम अपनी वस्तुएं रखते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे बिल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बिल कहते हैं। और इस जो ये बिल है, इसमें इसके निर्माण में कौन प्रसिद्ध है, तो जो मेघवाल जाति की जो महिलाएं हैं वो इसके निर्माण में पारंगत है, प्रसिद्ध। मेघवाल जाति की महिलाएं, मेघवाल जाति की महिलाएं इसमें पारंगत है। किसमें, बिल बनाने में। इसके बाद में लेते हैं मोण। मोण किसे कहते हैं, तो मोण होते हैं मिट्टी के, जो मिट्टी से निर्मित जो मटके होते हैं, बड़े जलपात्र होते हैं, उनके कहते हैं मोण कहते हैं। क्या कहते हैं, मोण। मोण मिट्टी से निर्मित मटके। मटके या जलपात्र, इन्हें क्या कहते हैं, मोण कहते हैं। क्या कहते हैं, मोण। इसके बाद में देते हैं बाखला या बाखल। बाखला या बाखल वो क्या होता है, ये क्या है, बाखला या बाखल। इसमें क्या होता है, किससे निर्मित होता है, किस प्रकार इसकी आकृति होती है, तो बाखला है, ये निर्मित नहीं होता, ना इसकी आकृति होती है। ये क्या होता है, ये ऊंट का बच्चा होता है। क्या होता है, ऊंट का बच्चा। जिसके जो ऊंट का बच्चा होता है, उसके जो नरम और मुलायम जो बाल होते हैं, उनसे इसका निर्माण होता है। ऊंट का बच्चा होता है, उसके जो नरम नरम जो बाल होते हैं, उनसे इसका निर्माण होता है। किस प्रकार, तो सूत बनाकर, यानी ऊंट के बच्चे के बालों से सूत बनाकर इसका निर्माण किया जाता है, जो बरसात की नमी को सोख लेता है। और जिसे बोलते हैं ना गूगी, गांव में उसे कहते हैं गूगी। गूगी होती है जो केवल ऊन की बनी हुई होती है, जो गडरे होते हैं उसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं गूगी का। तो जो ऊंट के बच्चे होते हैं, उनके जो बाल होते हैं मुलायम और नरम, उनसे सूत बनाकर फिर इसका निर्माण किया जाता है। और ये क्या काम आती है, तो ये बरसात की नमी से बचने के लिए काम में आती है। तो इसे कहते हैं बाखला या बाखल। लिख लो, ऊंट के बच्चे के नरम और मुलायम बालों से सूत तैयार कर बनाए जाते हैं।
बाखला बनाए जाते हैं। जो बरसात, बचने के काम आता है। नमी से बचने के काम में आता है। तो ये होता है बाखला। क्या होता है? बाखला। यानी ऊँट का जो बच्चा होता है, उसके जो मुलायम मुलायम बाल होते हैं ना, जब बच्चा जन्म लेता है तब थोड़ा सा हल्का सा 1-2 महीने का होता है, तब उसके मुलायम मुलायम जो बाल होते हैं, उन बालों से उन बालों से सूत तैयार किया जाता है। और उसी सूत से ये बनाए जाते हैं क्या? बाखला। किस काम में आते हैं ये? तो ये जो बरसात के समय नमी बनी रहती है, उससे बचने के लिए ये काम में आते हैं। इसके बाद में देखते हैं जिरोई। जिरोई जो कहाँ का प्रसिद्ध है? जिरोई कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जिरोई बाड़मेर का प्रसिद्ध है। ये ऊँट के बच्चे को क्या कहते हैं, ये भी देख लो। तो ऊँट के बच्चा होता है, उसे कहते हैं तोड़िया या तोड़िया। क्या कहते हैं? तोड़िया या तोड़िया। क्या गलत है? तोड़िया या तोड़िया। तोड़िया या तोड़िया, ये क्या गलत है? ऊँट का बच्चा गलत है। अब इसके बाद में देखते हैं हम कौन सी जिरोई। जिरोई क्या होती है? तो जिरोई में जिसे कहते हैं बाकला और गधा। गधा, गद्दा बोलते हैं ना, गधा नहीं, वो गधा नहीं, गधा जो गद्दा होता है ना गद्दा, वो। ये तीनों कहाँ के प्रसिद्ध हैं? कौन से उद्योग से निर्मित होते हैं, पहले तो देख लेते हैं। तो जिरोई, बाकला और जो गद्दा बनता है, वो किस उद्योग से है? तो ये है जो ऊनी उद्योग होता है, उससे संबंधित होते हैं। किससे? ऊन उद्योग से संबंधित होते हैं ये तीनों। किस किस के ऊन से बनाए जाते हैं? तो बकरियों, भेड़ों, इनकी जो भी ऊन होती है, उससे ये निर्मित होते हैं। ये कहाँ के प्रसिद्ध है बाखला? ये बाड़मेर के प्रसिद्ध है। कहाँ के? बाड़मेर के प्रसिद्ध है। और इसके उद्योग को क्या कहते हैं? तो जटपटी उद्योग कहते हैं। ये बाखला, जिरोई, जो गद्दा बनता है, उनके उद्योग को क्या कहते हैं? जटपट्टी उद्योग। जटपट्टी उद्योग बोलते हैं उसे। ये पूछ सकता है कि जटपट्टी उद्योग का संबंध किससे है? तो फिर नीचे आएगा ऊनी उद्योग से, रेशम उद्योग से, और भी ऑप्शन दे देगा। लेकिन जो ऊनी उद्योग होता है, वो इससे संबंधित होता है, किसी जटपट्टी उद्योग से संबंधित होता है। इसके प्रमुख कलाकार कौन रहे? तो केवल राम। जो केवल राम थे, ये इसके कहते हैं प्रमुख कलाकार, यानी केवल राम प्रजापति इसके कहते हैं प्रमुख कलाकार। तो देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है? जिरोई। यहाँ देख लेते हैं, इसमें देख लेते हैं आगे, या फिर जिरोई आगे देखते हैं। नहीं आएगा, नहीं। जिरोई। जिरोई, बाखला और गद्दा, ये तीनों क्या है? पहले तो ये उद्योग है, क्या है? उन्हीं उद्योग से संबंधित है। उन्हीं उद्योग से। ये फिर ऐसे लिख लो, जटपटी उद्योग से संबंधित। जटपट्टी उद्योग से संबंधित। उद्योग से संबंधित है। कौन सा? ये जिरोई, बादला और गदा। कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध बाड़मेर के। कहाँ के प्रसिद्ध है?
बाड़मेर के प्रसिद्ध है, ये बाड़मेर के प्रसिद्ध है। प्रमुख कलाकार कौन है? तो केवल राम प्रजापत। इनका प्रमुख कलाकार कौन है? केवल राम प्रजापत। इसका क्या है? प्रमुख कलाकार। तो ये था जरूरी उद्योग। ये भी किससे निर्मित होता है? जो उनके द्वारा सूत तैयार करके इनका निर्माण किया जाता है। कहाँ के प्रसिद्ध है? बाड़मेर के प्रसिद्ध। और प्रमुख कलाकार कौन है? केवल राम प्रजापत। अब इसके बाद में देखते हैं सोल बनाना। पट्टू, सोल, बर्डी, लोहिया, ये बोलते हैं उसको। तो सबसे देखते हैं सोल। सोल क्या होती है? अरे वो जो सर्दियां आती है तब हम सोल का प्रयोग करते हैं ना ओढ़ने में, वही सोल होता है। और क्या होती है? वही सोल है। तो पट्टू, सोल, बर्डी, ये क्या बोलते हैं? इनका नाम है ये। पट्टू, सोल, बर्डी, पट्टू, सोल, बर्डी और लोहिया। पट्टू, सोल, बर्डी और लोहिया, ये कहाँ के प्रसिद्ध है? तो ये खंडेला नीम का थाना के प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है? खंडेला नीम का थाना। नीम का थाना। अब तो नए जिले आ गए ना, उस हिसाब से नीम का थाना और जो पुराने जिले हैं उस हिसाब से झुंझुनू के प्रसिद्ध है। उस हिसाब से झुंझुनू की प्रसिद्ध है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? यानी तो बेड की जो वो होती है क्या, उसकी जो ऊन होती है बेड की, जो ऊन होती है बेड के बालों से जो वस्त्र निर्मित होते हैं उसे क्या कहते हैं? ये सोल। इनके बारे में यही है। ये किस इसका निर्माण किससे होता है? बेड के बालों से निर्मित। भेड़ के बालों से किससे निर्मित है? बेड के बालों से निर्मित होती है। और क्या है? तो इसके बाद में देखते हैं जो वातिक वातिक कला होती है, जो बातिक कला होती है। अब बातिक क्या होती है? तो बातिक होती है जो कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर, कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर जो चित्रांकन किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? बातिक। बातिक या वातिक, ये कहाँ के प्रसिद्ध है? तो ये झुंझुनू के खंडेला खंडेला के प्रसिद्ध है। खंडेला के प्रसिद्ध है। खंडेला वही। ये खंडेला का प्रसिद्ध नहीं है। ये वाते खंडेला का प्रसिद्ध है। ये तो बाड़मेर का ही है। तो ये खंडेला की प्रसिद्ध है। अब इसमें क्या होता है? तो मोम की परत चढ़ाकर चित्रांकन किया जाता है। कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्रांकन किया जाता है। किस कला में? बातिक कला में। अब इसके प्रमुख चित्रकार कौन है? तो उमेश चंद्र मिश्रा, ये इसके प्रमुख चित्रकार है। जो कहां से संबंधित है? खंडेला से। प्रमुख चित्रकार उमेश चंद्र मिश्रा।
इनका संबंध कहां से? खंडेला से ही। खंडेला से इसका संबंध किनका? उमेश चंद्र मिश्रा का, जो इसके क्या है? प्रमुख चित्रकार हैं, उमेश चंद्र मिश्रा। ये तो उमेश चंद्र मिश्रा है, ये 1984 में मास्टर जो क्राफ्टमैन होता है, मास्टर क्राफ्टमैन के रूप में चयनित हो चुके हैं। लिख लो, उमेश चंद्र मिश्रा 1984 में मास्टर क्राफ्टमैन के रूप में चयनित हुए। कौन? उमेश मिश्रा 1984 में मास्टर क्राफ्टमैन के रूप में चयनित हुए। और दूसरा चित्रकार कौन है? तो वो है अब्दुल मजीद। कौन है? अब्दुल मजीद। दूसरा चित्रकार कौन है? अब्दुल मजीद। ये पहला हो गया, ये दूसरा अब्दुल अब्दुल मजीद। इनके बारे में क्या है? तो ये कहां से निवास करते हैं? पहले तो ये उदयपुर के निवासी हैं। कौन? अब्दुल मजीद। उदयपुर के निवासी है। और ये वाटिक के शांति निकेतन, जो वाटिक का शांति निकेतन है, वहां से ये संबंधित है। वाटिक का शांति निकेतन इन्हें कहा जाता है, किसे? अब्दुल मजीद को। अब इसके बाद में देखते हैं कौन सी कला है बाकी हमारी। तो जो भी थी, हमने जो कला थी वो हमने कंप्लीट करवा दी। धातु कला, हस्तकला, स्वर्ण कला, जो भी कला थी हमने कंप्लीट करवा दी। तो हमारा ये राजस्थान जो हस्तकला है इसका टॉपिक कंप्लीट हुआ आज। इसके बाद में हम देखेंगे राजस्थान की भाषा और साहित्य। राजस्थान के भाषा और साहित्य। दोस्तों यूं ही अपने नोट्स बनाते रहो, निरंतर प्रयास करते रहो, अपनी मेहनत जारी रखो। वैकेंसियां आए या अभी नहीं आ रही है, वैकेंसियां तो आएगी लेकिन अभी आ रही है नहीं आ रही है, आप उसको ध्यान में रखते हुए, ये नहीं कि हम बाद में जब वैकेंसी आएगी तब पढ़ेंगे, नहीं, अपनी मेहनत अभी से जारी रखो ताकि फिर वैकेंसी आए तो आपके ऊपर एक साथ इतना प्रेशर नहीं बने। किसका? सिलेबस पूरा करने का। तो सिलेबस के हिसाब से अपने जो टॉपिक है उनको कंप्लीट करते रहो और सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी को ध्यान में रखकर जो पॉइंट बनते हैं उनसे एमसीक्यू निकालते रहो। जो एमसीक्यू होते हैं उनसे जो भी प्रश्न बनते हैं, जो भी उनके एमसीक्यू है, उनको आप निकालते रहो। तो उससे आपकी जो तैयारी होगी वो मजबूत होगी। जब तक जो वैकेंसी आएगी और जब तक एग्जाम होगा तब तक आपका सिलेबस 1 2 3 4 5 बार कंप्लीट हो चुका होगा अगर आपने रेगुलर मेहनत की है तो। और होना भी चाहिए। जब तक वैकेंसी आए तब तक आपका सिलेबस 3 4 बार कंप्लीट हो जाए ताकि आपको फिर उसमें कुछ सोचने और समझने की जरूरत नहीं पड़े कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा, सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़े। तो तब तक के लिए धन्यवाद, आपने इतना टाइम हमारे साथ बिताया। यूं पढ़ते रहें, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर आगे बढ़ते रहें। बड़ों को सम्मान दे, छोटों को प्यार दे और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और गौरवान्वित महसूस करें। धन्यवाद।